आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करने का। तो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक साउंड जैसे लाउडनेस, पिच और क्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूजिकल साउंड। किसी म्यूजिकल साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। देखिए म्यूजिकल वर्ड यूज किया गया हो क्वेश्चन में और नॉट। अगर लिखा हुआ है नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट लाउडनेस, सेकंड पिच और थर्ड क्वालिटी और टिम्बर। देखिए लाउडनेस मतलब आवाज तेज या धीमी, पिच का मतलब कितनी महीन और कितनी फ्लैट है, और क्वालिटी या टिम्बर का मतलब होता है कि आवाज किस इंस्ट्रूमेंट से है, किस बंदे की है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स आर लाउडनेस, पिच और श्रिलनेस। देखिए लाउडनेस का दूसरा नाम होता है इंटेंसिटी, याद रखिए। समवेयर यू विल सी इंस्टीट्यूट ऑफ लाउडनेस द वर्ड इज इंटेंसिटी यूज्ड। सो पिच को, जैसे लाउडनेस को इंटेंसिटी कहते हैं, सिमिलरली पिच इज नोन एज श्रिलनेस। एंड थर्ड इज क्वालिटी। क्वालिटी का दूसरा नाम होता है टिम्बर। तो लाउडनेस को इंटेंसिटी भी कहते हैं, पिच को श्रिलनेस कहते हैं, और क्वालिटी को क्या कहते हैं, टिम्बर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव। इनमें से कौन सी क्वांटिटी किसी साउंड की लाउडनेस को बताती है। अब वो कौन सी 2 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं वेवलेंथ और एक कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, और तीसरा कह रहे हैं एम्पलीट्यूड। देखिए वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन इन 1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, ये याद रखिए। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लाउडनेस के बराबर होता है। मतलब अगर एम्पलीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। मतलब लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इसी में दूसरा पार्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ इज द लाउडनेस रिलेटेड टू द क्वांटिटी मेंशन्ड इन पार्ट ए। तो अभी हमने आपको बता दिया लाउडनेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये सेकंड का आंसर है। लेट्स सी कि कैसे आंसर लिखा गया। तो देखिए लिखा गया है एम्पलीट्यूड, द लाउडर साउंड करस्पॉन्ड्स टू द वेव ऑफ द लार्जर एम्पलीट्यूड। जो लाउडर साउंड होते हैं उनका एम्पलीट्यूड भी लार्ज होता है। फिर आते हैं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल्ड। किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए, पहले ए था अब 2a कर दिया जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स लाउडनेस। अभी हमने आपको बताया लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड a था पहले, तो लाउडनेस क्या होगी, L बराबर a स्क्वायर। अब लाउडनेस को डबल कर दिया जाए मतलब 2a कर दिया जाए, सॉरी एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए मतलब 2a कर दिया जाए, तो 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर। बट a स्क्वायर किसके बराबर था, पहले की लाउडनेस। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिए जाएंगे तो लाउडनेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो सीधे आंसर आपने क्या लिखा, लाउडनेस विल बी 4 टाइम्स बिकॉज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 waves of the same pitch have amplitude in the ratio of 1:3। 2 waves हैं जिनका एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है 1:3। मतलब एक वेव है a1 बराबर 1x और a2 बराबर 3x मान लिया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। उनकी लाउडनेस का रेशियो बताइए। तो देखिए L1 अपॉन L2 बराबर होगा a1 अपॉन a2 का स्क्वायर, और a1 अपॉन a2 किसके बराबर 1/3। तो मतलब L1 अपॉन L2 क्या होगा 1/3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/9। और फिर कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड से कोई मायने नहीं रखती, कोई रिलेशन नहीं रखती। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो वही रहेगा 1:1 का। एम्पलीट्यूड का रेशियो लाउडनेस के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो आंसर देखिए द रेशियो ऑफ लाउडनेस विल बी 1:9
क्योंकि 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/9। अब कहते हैं द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल बी 1:1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, जो पहले की फ्रीक्वेंसी वही बाद की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हाउ डज द वेव पैटर्न ऑफ द लाउड नोट डिफर फ्रॉम द सॉफ्ट नोट। ठीक है, लाउड साउंड जो होगा उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा होंगे और जो फेंट साउंड होगा या सॉफ्ट साउंड होगा उसके एम्पलीट्यूड लो होंगे। तो कह रहे ड्रॉ द डायग्राम, तो आपको वेव पैटर्न बनाना है। तो देखिए दो वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जितने टाइम में ये जितने ऑसिलेशन ले रही है उतने में ये भी ऑसिलेशन ले रही है। अब आप देखिए इसके एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा है, तो ये सॉफ्ट साउंड होगा और ये लाउड साउंड होगा। सॉफ्ट साउंड को इन्होंने सॉफ्ट नोट लिख दिया, यहाँ पे लाउड नोट लिख दिया। तो जो लाउड साउंड होता है उसका एम्पलीट्यूड बिगर होता है और जो सॉफ्ट नोट होता है उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द यूनिट इन विच द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड। लाउडनेस की यूनिट बतानी। देखिए लाउडनेस की एक यूनिट होती है डेसिबल और दूसरी यूनिट होती है फोन, PHONE फोन। ठीक, तो आप दोनों यूनिट लिख के आएंगे आंसर में, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो कह रहे नेम द यूनिट इन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड। तो आंसर क्या है, इधर डेसिबल एंड सेकेंड आंसर आप क्या लिख सकते हैं, फोन। तो देखिए आंसर क्या है उन्होंने लिखा है, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फोन। फोन के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, डेसिबल। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है ये, इसको नोट करके इसको याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द लाउडनेस ऑफ साउंड हियर्ड बाय द प्लग्ड वायर इंक्रीज्ड व्हेन इट इज माउंटेड ऑन अ साउंड बोर्ड। कह रहे हैं अगर किसी वायर को किसी साउंड बोर्ड पर लगाकर उसको स्ट्रेच करके छोड़े तो उसकी लाउडनेस बढ़ क्यों जाती है। क्वेश्चन को समझिए, एक हमने वायर लिया उसको ऐसे ही हवा में लगाकर हमने खींच के छोड़ा, उसकी आवाज कम होगी किसकी कंपैरिजन में, अगर उसी वायर को किसी वुडन बोर्ड पर लगा दें जो अंदर से हॉलो होता है, तो हॉलो वुडन बोर्ड क्या कहलाता है, साउंड बोर्ड। अब अगर हम वायर को लेकर स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो साउंड तेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीजन पूछ रहे हैं। क्योंकि रीजन होता है जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। तो बॉक्स अगर नीचे लगा है, हॉलो बॉक्स जिसमें ऊपर छेद है, तो क्या होगा, उस वायर के कांटेक्ट में जो हवा आती है वो बॉक्स के अंदर जाएगी और वो तेजी से वाइब्रेट करेगी बॉक्स के अंदर, इसलिए साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, लाउडनेस, वो बढ़ जाती है। देखिए क्या लिखा है, बिकॉज द बोर्ड प्रोवाइड्स कंपेरेटिवली अ लार्ज एरिया। आपको बताया था जो लाउडनेस होती है किन बातों पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो कंपेरेटिवली लार्ज एरिया एंड फोर्सेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द एयर टू वाइब्रेट एंड देयर बाय इंक्रीजेस द साउंड एनर्जी रीचिंग अवर एयर्स। मतलब जो बोर्ड, साउंड बोर्ड के अंदर की एयर होती है वो तेजी से वाइब्रेट होती बोर्ड के अंदर, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है साउंड का, या हम कहते हैं एयर कॉलम का इनसाइड, तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड राइज होते हैं। एम्पलीट्यूड राइज होने से क्या बढ़ जाएगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा आप ये कह सकते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ द साउंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। क्योंकि साउंड बोर्ड के अंदर जो एयर होती है वो रेजोनेट करती है उसी फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से वायर को मूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी क्या है, अभी आपको बताया कि लाउडनेस को ही दूसरी तरीके से बोलते हैं इंटेंसिटी। मींस लाउडनेस एंड इंटेंसिटी आर द सिमिलर थिंग। ठीक, स्टेट द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। इंटेंसिटी किसमें मेजर की जाती है, तो देखिए the intensity at any point of the medium is the amount of sound energy passing per second। मतलब एक सेकंड में साउंड एनर्जी जितनी पास हो जाती है किसी मीडियम से, उसी को कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक, और फिर लिखा हुआ है पर सेकंड नॉर्मली थ्रू द एरिया एट दैट पॉइंट। ठीक है, इट्स यूनिट इज माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बिकॉज इट इज
आउट ऑफ द सिलेबस, आपको इंटेंसिटी की यूनिट नहीं याद करनी है, बट ये क्वेश्चन दे दिया है तो आप पढ़ लीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है उसकी यूनिट क्या होती है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से कितने माइक्रोवाट साउंड एनर्जी पास हो रही है वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली is known as intensity of sound and its unit is microwatt per meter square। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बोर्ड में। कह रहे कमेंट ऑन द स्टेटमेंट लाउडनेस ऑफ साउंड इज सब्जेक्टिव नेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव नेचर है, while the intensity is an objective nature। कह रहे हैं साउंड का जो लाउडनेस टर्म है वो सब्जेक्टिव नेचर है, जबकि इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव नेचर है। इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए लाउडनेस जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हमें जो साउंड तेज सुनाई दे रहा है, बूढ़े इंसान को वो साउंड लो लाउडनेस का सुनाई देगा। आपने देखा होगा जो लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं उनको तेज बोल के समझाना होता है, क्योंकि उनका एयर इतना सेंसिटिव नहीं रहता। तो लाउडनेस क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव नेचर या सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से समझिए, जो चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करे, एक पर्सन को आवाज तेज सुनाई दे रही है, हो सकती दूसरे पर्सन को वही आवाज स्लो सुनाई दे रही हो, तो ये आवाज की प्रॉब्लम नहीं, ये कान के सेंसेशन की प्रॉब्लम है। तो लाउडनेस क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए लाउडनेस को हम लोग सब्जेक्टिव नेचर कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर। वाई इंटेंसिटी इज एन ऑब्जेक्टिव नेचर। देखिए इंटेंसिटी की जगह यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। देखिए इंटेंसिटी क्या है, द एनर्जी ऑफ साउंड पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली, ठीक, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। तो होगा क्या, क्योंकि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी पर्सन टू पर्सन तो वेरी नहीं कर सकती कि एक के कान में साउंड की एनर्जी ज्यादा जा रही हो और दूसरे के कान में साउंड की एनर्जी कम जा रही हो। तो जो चीज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी ना करे वो क्या होगी, वो होगी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक, जो चीज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करे वो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी ना करे वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसका आंसर सिंपल वर्ड में ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज लाउडनेस डिपेंड्स ओवर द loudness of a sound depends over subject to subject, that is why it is a subjective nature, whereas intensity is a measurable quantity and does not depend over the subject, that is why it is objective property। अब इन्होंने कैसे आंसर लिखा है देखिए, the intensity at any point of the medium is the amount of sound energy passing per second normally through unit area at that point। तो देखिए इंटेंसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी, उन्होंने डेफिनेशन लिख दी इंटेंसिटी की। अब द लाउडनेस क्या कह रहे हैं, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कन्वेड बाय द साउंड वेव नियर द ईयर ड्रम ऑफ द लिसनर। सुनने वाले के ईयर ड्रम पर लाउडनेस कितनी एनर्जी डाल रहा है, लाउडनेस वो कहलाती है। लाउडनेस बीइंग अ सेंसेशन, लाउडनेस क्या है, सेंसेशन है। ऑल्सो डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ एयर, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, सेंसिटिविटी ऑफ एयर पर, ऑफ द लिसनर। दस द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ अ गिवन इंटेंसिटी मे डिफर फ्रॉम लिसनर टू लिसनर। मतलब लाउडनेस जो हो सकती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। फर्दर द टू साउंड्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी बट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज may differ in the loudness, even the same listener, because of the sensitivity। मतलब अगर दो डिफरेंट साउंड भेजे जाएं जिनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो और वही एक ही पर्सन दोनों को सुनेगा, तो उसको लाउड साउंड अलग सुनाई देगा और फेंट साउंड अलग सुनाई देगा। ठीक, तो लाउडनेस इवन द सेम लिसनर बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ एयर इज different for different frequencies, so loudness is a subjective quantity while intensity being a measurable quantity। आप सिंपल आप यहां से भी आंसर लिख सकते हो, loudness depends over person to person, that is why it is subjective quantity, while intensity being a measurable quantity is an objective quantity for the sound wave। आप इतना भी आंसर लिख दो तो ही सही है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड
हेयर्ड बाय द लिसनर डिपेंड। देखिए इससे पहले वाले सेशन में हमने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि वो 3 प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टीज, वो फैक्टर्स बताने जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। तो लाउडनेस डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, एरिया पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब इन्होंने कौन से 3 यूज किए वो देखिए। द लाउडनेस ऑफ द साउंड हेयर डिपेंड्स ऑन लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। पहली प्रॉपर्टी, एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे तो लाउडनेस बढ़ेंगे। तो लाउडनेस पहली लिख लीजिए, लाउडनेस इज द प्रोपोर्शनल is directly proportional to the square of the amplitude। दूसरा है loudness is inversely proportional to the square of distance, directly proportional to the square of amplitude and inversely proportional to the square of distance। और तीसरा क्या है, loudness depends on the surface area of the vibrating body। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लाउडनेस उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे नेम द यूनिट यूज टू मेजर द साउंड लेवल। अभी आपको बताया साउंड लेवल का मतलब उसी की लाउडनेस पूछने की बात कर रहे हैं, तो लाउडनेस की 2 यूनिट अभी बताई, डेसिबल एंड फोन। अब देखिए डेसिबल इज द यूनिट यूज टू मेजर द साउंड लेवल, ठीक। तो डेसिबल एंड फोन दोनों ही यूनिट आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ साउंड लेवल इन डेसिबल फॉर आवर ईयर। हम कितने डेसिबल का साउंड सुन सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ साउंड आफ्टर विच इट बिकम्स नॉइज। सेफ लिमिट से जब क्रॉस करते हैं तो वो क्या बन जाती है, नॉइज। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ लाउडनेस बतानी है जो सेफ लिमिट के अंदर आती है और जिसके बाहर साउंड को नॉइज समझा जाता है, वो कहलाता है 120 डेसिबल। मतलब अगर कोई साउंड की लाउडनेस 120 डेसिबल तक है तो वो सेफ लिमिट कहलाएगी, मतलब उतना साउंड नॉइज पॉल्यूशन में नहीं काउंट किया जाएगा। बट अगर साउंड का लेवल इससे ऊपर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉइज। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द नॉइज, तो आप लिख सकते हो द अनप्लीजेंट साउंड ऑफ लाउडनेस more than 120 decimal is known as noise। 15th देखिए, what is meant by the noise pollution? Name one source of sound causing noise pollution। तो what is meant by the noise pollution आप ऐसे लिख सकते हो, the unpleasant sound of intensity more than 120 decibel या of loudness more than 120 decibel is known as noise and this is called noise pollution। अब करें नेम द सोर्स, तो सोर्स कह सकते हो आप द साउंड प्रोड्यूस बाय द व्हीकल्स और हॉर्न्स, ठीक। अब इसमें क्या लिखा है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द एनवायरमेंट ड्यू टू अनडिजायरेबल लाउड एंड हार्श साउंड ऑफ लेवल अबव 120 डेसिबल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज सच एज लाउड स्पीकर, मूविंग व्हीकल्स etc इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड। साउंड की पिच किससे निकालते हैं, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी। तो देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड है, v इज इक्वल टू एम एन लैम्डा बोलते हैं। तो n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ लैम्डा कहलाता है। तो द पिच ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पर। आप इसी को लिख दीजिए बस। 17 नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ साउंड रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी और इसकी सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, पिच। मतलब एक पर्सन को एक साउंड हो सकता है श्रिल सुनाई दे बट दूसरे पर्सन को वो साउंड श्रिल ना लगे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है पिच। तो ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, बट फ्रीक्वेंसी मेजरेबल क्वांटिटी है इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इन क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ओके, बाय।